अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। बात करेंगे 27वीं तरमीम के हवाले से कि नाज़रीन 27वीं तरमीम को लेकर मुल्क के ऐवानों से अवाम तक इसी मामले पर बहसो मुबाहिसा जारी है। कहीं हिमायत की सदाएं बुलंद हो रही हैं तो कहीं तनकीद के निश्तर भी चलाए जा रहे हैं। और आज सेनेट में पेश की जाने वाली करारदाद की तमाम 59 शिकें भारी अक्सरियत से मंजूर भी कर ली, जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। शिकों की हिमायत में 64 वोट आए। शिकों की मरहलावार मंजूरी के बाद घंटियां बजाई गईं। सेनेट अरकान ने लॉबी में जाकर वोट डाला। वोट डालने के कुछ देर बाद अरकान वापस आ गए। पीटीआई के सैफुल अबड़ो और जेयूआई के सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी वोट नहीं दे सके। पार्टी के सीनियर रहनुमा शदीद अलालत के बायस अस्पताल में जेर इलाज है। इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस कुछ दिनों से इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज हैं और उन्हें तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है। नाज़रीन, सेनेट इजलास शुरू हुआ तो अरकान ने उस तरमीम के बारे में अपनी आरा का इजहार किया, जबकि बाद में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम बिल की तहरीक पेश की तो अपोजिशन अरकान भड़क उठे। उन्होंने चेयरमैन की डायस के सामने शदीद एहतजाज किया। शोर शराबा भी किया गया और मुजव्विज़ा बिल की कॉपियां फाड़ दी गई। ठीक है, इसी पर बात करने के लिए हमारे तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ 1 कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फ़ारान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ 1 कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फ़ारान। इस्लामाबाद से डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और लाहौर से जुल्फ़िकार राहत साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बात का आगाज़ करेंगे जुल्फ़िकार साहब से। जुल्फ़िकार साहब, आपने कहा था बारगेनिंग होगी, कुछ उनकी सुनी जाएगी, कुछ हुकूमत अपनी सुनवाएगी और ये मामला ऐसे ही डन हो जाएगा। सर, वही सूरत हाल नज़र आ रही है? जी सवेरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। 64 वोट जैसे आपने कहा उसके हाथ में आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया और ये एक नई तारीख बन गई। तारीख के जो तालिब इल्म है और आज की जो नौजवान नस्ल है, कल को ये इन दस्तावेजात को जब पढ़ेंगी तो ये इस तरह से इसको याद रखेंगी, क्योंकि इन सब लोगों ने इसको विटनेस किया है, इसको मंजूर होते हुए देखा है कि इसमें आसिम मनीर साहब के हवाले से बहुत लोग ऑफ कैमरा बातें करते थे, बहुत लोग साजिशें करते थे, बहुत लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाते थे। लेकिन जब वक्त आया तो 59 बार चेयरमैन सेनेट ने पूछा कि किसी को किसी शिक पे कोई इतराज है, तो किसी मेंबर ने बात नहीं की। तो ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, ये एक तारीख बन गई कि पीटीआई के किसी शख्स ने भी 243 के ऊपर बात नहीं की, जिसमें मार्शल को लीगल कवर देने की जो शिक थी और जो उसमें तरामीम थी उसके हवाले से किसी ने बात नहीं की। और फैसल वाडा के बकौल पीटीआई एहतजाज करती हुई बाहर चली गई और मुखालफत में भी इस तरमीम के एक वोट नहीं आया। ये भी तारीख का हिस्सा बन गया। अगर पीटीआई वहां मौजूद रह के इसको अपोज करती, इसके मुखालफत में वोट देती और इस पर बात करती तो ये भी तारीख का हिस्सा बनता। तो इसका मतलब ये है, बड़ी बरीक सी वारदात पीटीआई ने डाली है और आज फैसल वाडा की इस बात को हमें सच मानना पड़ेगा कि अंदर से पीटीआई भी ऑन बोर्ड थी। यानी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो एहतजाज करेंगे, वॉकआउट कर देंगे और इस तरह से ये तहरीक और ये अमेंडमेंट जो है वो भारी अक्सरियत से मंजूर हो जाएगी। अबड़ो साहब जो पीटीआई के एक मेंबर थे, उन्होंने जो बुनियादी बात की, उन्होंने कह दी कि आसिम मनीर साहब ने चूंकि बहुत बड़ा काम किया है, वो कौम के हीरो हैं और मैं हक में वोट देने आया हूँ, और वोट देने के बाद वो मुस्ताफी हो गए। तो आज पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि अगर वो 243 के हवाले से कोई डिसीजन लेते, कम अज कम जो फील्ड मार्शल का एक ओहदा था उसको मुतनाज़ बनाने की बजाय उसके हक में ही वोट दे देते, तो मेरा ख्याल है कि आज बाकी लोगों को वो अपोज करते चीजों को, तो एक नई तारीख बनती। लेकिन जैसे मैंने बारगेनिंग की बात की थी, तो बारगेनिंग तो आज सामने आ गई
कि इसमें भुट्टो साहब का अमीन तो उसका हुलिया थोड़ा सा तब्दील हुआ। जो पीपल्स पार्टी आज तक सवेरा ये क्रेडिट लेती थी कि 73 का आइन और भुट्टो साहब का तोहफा, आज उस तोहफे के अंदर काफी तब्दीली नजर आई और उसका हुलिया थोड़ा सा बिगाड़ा गया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 248 में तरमीम के बाद जो सदर को इस्तिस्ना दिया गया, सर वजीर आजम साहब के हवाले से भी तजवीज़ दी गई लेकिन उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। सर बेहतर नहीं होता अगर सदर साहब भी यही वाला मामला जो अपनाते? उसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि देखें जो बार्गेनिंग की गई इसमें क्या कहा गया कि भुट्टो साहब को सरकारी शहीद करार दिया जाए। चलो सरकारी शहीद करार दिए गए, आज करारदाद भी उनकी एक अलग से आ गई। दूसरा ये कि सदर साहब ने इस्तिस्ना हासिल कर दिया, गवर्नर्स को भी इस्तिस्ना मिल गया, सदर साहब अनटचेबल हो गए। कितना अच्छा होता कि ये अवाम की जो पार्टी थी, ये रोटी कपड़ा और मकान की बात करने वाली पार्टी जो थी, ये अवाम का कोई केस लड़ती। ये सेल्फ सेंटर्ड किस्म की बार्गेनिंग की गई है कि जी हमें कोई ना पूछे और लिहाजा बाकी अवाम जाए बाढ़ में। अवाम का जिस तरह गुर्बत में पिस रही है, जिस तरह तबाही और बर्बादी हो रही है, वो उसी तरह होती रहे। प्राइम मिनिस्टर ने इसमें ग्रेस दिखाई, स्पीकर ने भी ग्रेस दिखाई कि उन्होंने ये इम्यूनिटी उन्हें भी मिल रही थी या मिल सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं दी। ज्यादा बेहतर होता है कि जरदारी साहब भी इसमें ग्रेस दिखाते। ठीक है, जुल्फिकार साहब, आबिद अब्बासी भी साथ मौजूद हैं। आबिद अब्बासी साहब, आपने पहले एक बात कही थी कि अगर पीपल्स पार्टी एनएफसी के मामले पर और सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पर समझौता करेगी तो वो उसकी खुदकुशी होगी, वो समझौता नहीं कर सकती इन मामलों पर। सर वही नजर आया, पीपल्स पार्टी की जानिब से समझौता नहीं किया गया। लेकिन सर हनीफ अब्बासी जो कि वफाकी वजीर हैं, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम में चीज़ें नहीं मानी गई वो 27वीं आईनी तरमीम में मानी गई हैं, और जो 27वीं आईनी तरमीम में नहीं मानी जाएंगी वो 28वीं तरमीम में मानी जाएंगी। तो क्या सर पीपल्स पार्टी मान जाएगी? जी आबिद साहब। जी सवेरा, पहली बात तो ये है कि हनीफ अब्बासी साहब पीएमएलएन के डिसीजंस नहीं करते। पीएमएलएन के डिसीजंस उनके जो सुप्रीम लीडर है मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो फैसले करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का ये बड़ा एक जो है वो जिसे आप कह लें स्टिकिंग पॉइंट है कि वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, और मैंने आपसे ये कहा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे और मेरा नहीं ख्याल आगे भी हो। और फिर देखिए 26वीं तरमीम में कौन सी ऐसी चीज रह गई थी जो 27वीं तरमीम में की गई। मिसाल के तौर पर हनीफ अब्बासी साहब ने ये मिसाल नहीं दी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, जिस तरह मेरे कलीग्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दैट वाज डिमांड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंस लॉन्ग, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में पाकिस्तान की तकरीबन 14 से ज्यादा जमातों ने उसके ऊपर एग्री किया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। हमारा जो अभी तक जुडिशरी का सिस्टम है, ये लोगों को बात समझने की जरूरत होती है। हम डिटेल में जाते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आम जो सोशल मीडिया पर मुहिम चली हुई है कि पता नहीं कोर्ट में क्या कर दिया गया है। आप देखिए कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ये कॉलोनियल दौर का जुडिशल सिस्टम है, उसको इनहेरिट किया है हमने। उसमें हमने कोई ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस आज तक हम नहीं कर सके। ये वही ताज बरतानिया के दौर की जो जुडिशरी है कि जज का एहतराम होना चाहिए, अदालत का एहतराम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अदालत का एहतराम क्यों होना चाहिए, उसके पीछे रैशनल क्या है, फिलॉसफी क्या है। उसकी फिलॉसफी ये है कि वो लोगों को, आम आदमी को राइट्स दें, आम आदमी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, आम आदमी के जो रिड्रेसल हैं उसके प्रॉब्लम्स के वो करें। और उसमें आप देखिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी पूरी तरह नाकाम रही है। 169 नंबर है हमारा दुनिया में जुडिशल हवाले से उसकी। और फिर देखिए कि जो प्लेइंग टू द गैलरीज होता है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसको पॉपुलैरिटी मिले, वो शोहरत पे जाए। और हमारी अदलिया के माजी में कुछ जजेस को और चीफ जस्टिस को ये लत लग गई थी कि वो पॉपुलर डिसीजन लेते थे चाहे उनको हुकूमतें खत्म करनी पड़े। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की होती है उसको खत्म करना 2 आदमियों का या 4 आदमियों का या 6 आदमियों का प्रोगेटिव नहीं हो सकता, इतना वक्त के वो कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच न किया हो उन्होंने। फिर हमने देखा कि माजी में डिक्टेटर्स को जिस तरह से उन्होंने रेक्टिफिकेशन दी, जिस तरह से उनके साथ खड़े, इवन के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जनरल मुशर्रफ को 3 साल दिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए जो उनके अपने पास नहीं थे। यानी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर 3 years,
That was not the prerogative of the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan. That even that was given to them. तो इस तरह की चीजें होती नहीं, और मेरा ख्याल है कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। देखें, हम एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी हैं, हम एक कॉलोनियल जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं, हमारे यहाँ तवील अरसे तक ताज बरतानिया रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की टोटल उम्र चंद सालों पर मुहित है, जो हम अगर उसको कहें कि वो बिल्कुल किसी इंटरफेरेंस के बगैर है, तो इस डेमोक्रेसी से हमें बरतानिया जितनी या दुनिया की किसी और आइडियल डेमोक्रेसी जितनी तवक्कुआत रखनी, ये अबस होगा। तो मेरा ख्याल है कि सदर, फिर जो चीफ आर्मी चीफ की बात आई, सदर की बात आपने ठीक की, लेकिन सदर का इस्तिस्ना में इजाफा सिर्फ ये हुआ कि पहले सदर को दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हासिल था जी, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। एक्सक्यूज मी जी सर। अब हमने देखा उसमें हो गई, लेकिन आर्मी चीफ की अगर हम बात करें या फील्ड मार्शल की बात करें कि उनको इस्तिस्ना दे दिया गया, जिसके ऊपर हमारे 100 काल नए नए जमहूरी हुए हुए लोग जो कल तक आर्मी चीफ को कौम का बाप कहते थे, जो कहते थे कि बाजवा एक बड़ा जबरदस्त जर्नल है और वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, प्रो डेमोक्रेसी है और वो पीछे से हुकूमत चला रहा है वगैरह वगैरह, वो दोस्त हमारे अब तनकीद कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जी, उनके दौर में ईस्ट पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी गई, उन्होंने इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हराया, पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, 10 साल कौन सी सजा किसी अदालत ने उनको दे दी थी? किस इस्तिस्ना के बगैर? कोई इस्तिस्ना था उनके यहाँ? फिर आप आगे आइए जनरल यहिया खान के ऊपर, तो ये तो बड़े सीरियस चार्जेस थे कि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा, बराह रास्त इल्जाम लगा उनके ऊपर। वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल चवनिया के गेस्ट हाउस में बड़े ठाठ से रहे और फिर उनको कौमी परचम में लपेट के दफन किया गया। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया, कॉन्स्टिट्यूशनली पहले एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फांसी दी, पहले उनकी हुकूमत खत्म की। पाकिस्तान में जो बीज बोए आलमी साम्राज्य लड़ाई में, आज तक हम वो भुगत रहे हैं, हमारी गुर्बत, यहाँ पे क्लाशनकोफ कल्चर, फलां 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 फलां, इन सारी चीजों को हम भुगत रहे हैं। क्या किया आपने? पाकिस्तान में एक MID की बड़ी जबरदस्त तहरीक चली, वो तहरीक क्या कर सकी? जनरल मुशर्रफ, जनरल जिया जो थे वो एक फजाई हादसे में एक तभी मौत मरा वो। जनरल मुशर्रफ ने मॉडर्न दौर में आए, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया और उसी प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ी जो है बांध कर उसको ले जाया जाता था। जनरल मुशर्रफ को आप एक पेशी के ऊपर पेश नहीं कर सके, कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं था आइन के अंदर जनरल मुशर्रफ को। वो अपने घर से निकले और कोर्ट में पेश होने के बजाय वो अस्पताल पहुंच गए थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी एक बहुत फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है। आइडियलिस्टिक बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये वक्त लगेगा। जमहूरियत मजबूत होगी आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह दुनिया ने सैकड़ों सालों की कुर्बानियों से अपनी जो जैसे कहते हैं ना एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डेमोक्रेसी इवॉल्व की है। जब हम कर लेंगे तो फिर हमारे यहाँ भी किसी आर्मी चीफ को ताहयात वो नहीं मिलेगा, किसी को और को भी कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। जुडिशल जो सिस्टम है वो भी अवाम के ताबे होगा, सिस्टम सारे का सारा प्रो अवाम होगा। तो ये तब होगा जब हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत होगी। हमारा मसला ये है कि हम जमहूरी लोगों के साथ होने वाली ज्यादतियों को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो सारे का सारा बर्डन उठाएं, फांसियां चढ़ें, कोड़े खाएं, उनको जेलें हों, लेकिन हम लोग उनके साथ खड़े ना हों। ये हमारा बहसियत कौम मसला है। तो जमहूरियत मजबूत होगी तो ये आइडियलिस्टिक बातें भी पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जमहूरियत मजबूत होगी। सर, फैसल वावडा तो मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तरमीम पास हो गई है, अब 28वीं तरमीम की तैयारी की जाए। सर, जैसे लोग तारीख में हर दौर में रहे हैं, हर दौर में इस तरह के, जो आप फैसल वाडा को अच्छी तरह जानते हैं, जब वो PTI का दौरे हुकूमत था तो वो कहा करते थे कि ये महीनों की बात नहीं है, दिनों की बात है, हफ्तों की बात है। यहाँ पता नहीं 50,000 यहाँ लोगों को नौकरियां इतनी हो जाएंगी कि लोग नहीं मिलेंगे। ये फैसल वाडा के पास जो उन्होंने कहा वो सच तो साबित हुआ है ना सर? नहीं, उसने क्या कहा जो सच साबित होगा? सारी दुनिया को पता था कि अक्सरियत है हुकूमत के पास, पार्टी उनके साथ है, तो तरमीम तो पास होगी। जो जिन जमातों का उनका जो एजेंडा है, जो उनके मंशूर के मुताबिक जो उनकी डिमांड थी, जब वो फुलफिल होंगी तो तरमीमात तो होती हैं। आइन में दुनिया भर के हर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम होती है। ये कोई फैसल वाडा ने ऐसी बात नहीं कर दी कि पाकिस्तान में 7 के बजाय 9 आसमान हो जाएंगे तो वो हो गए। फैसल वाडा ने जो बात की वो हर किसी को पता थी। तो वो सिर्फ ये है कि वो प्लेइंग टू द गैलरीज, एक शो बॉय, तो वो उन्होंने कोई ऐसी वो मिठाइयाँ शिठाइयाँ तकसीम करना, आपको पता है वो बूट उठा के ले आए थे एक शो के अंदर। तो इस तरह पहले शेख रशीद हुआ करते थे, अब फैसल वाडा है। तो उनका कोई उसमें नहीं, लेकिन इतना जरूर है
कि तरमीमात होती रहेंगी, आगे भी होंगी। देखिए जमहूरियत किस चीज का नाम है? आप अपनी बात पे खड़ी रहे, मैं अपनी बात पे खड़ा रहूं, तो हमारे दरमियान कंसेंसस नहीं होता। डेमोक्रेसी में आपको एक स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड करना पड़ता है। आपको अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों की वो बात, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पीपल्स पार्टी ने, मैंने खुद ये सवाल पूछा था उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से, जब वो बुरबन में उनका मायदा हुआ था, कि आप इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि कोई जज जिसने किसी पीसीओ के तहत हलफ लिया हो, आप उसको पाकिस्तान का वो जज नहीं हो सकता, तो आप उसको बहाल करने पर इत्तेफाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जमहूरियत में हमें कुछ बातें मनवाने के लिए कुछ दूसरों की बातें माननी पड़ती हैं। फिर हमने देखा कि 18th अमेंडमेंट के अंदर, आपको याद होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी तो उसमें यह तय था कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, पार्लियामेंट का रोल होगा जुडिशरी की, हाई जुडिशरी उसके अपॉइंट करने में, लेकिन वो नहीं माना गया था। इफ्तिखार चौधरी की बहाली के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो है वो बज़िद थे। फिर तारीख ने यह भी देखा कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद पाकिस्तान की जमहूरियत को चलने नहीं दिया गया। वो जो आपकी बिजली के बोरान था उसके ऊपर वो 5 साल तक स्टे लेके बैठे रहे। उन्होंने बाहर से LNG के मायदे नहीं होने दिए, बेशुमार ऐसी चीजें। वो रेंटल पावर के शोर उठे, बाद में हमें पता चला कि वो तो सारे झूठे केस थे। वो जो रेंटल पावर में जिस आदमी के ऊपर इल्जाम था, परवेज अशरफ, वो बरी हो गया। तो इसी तरह और वो जुडिशरी, इफ्तिखार चौधरी की जुडिशरी थी, उसमें पाकिस्तान की कौम ने, बहसीयत कौम, बड़ी कुर्बानी दी थी उसको रिस्टोरेशन के लिए। लेकिन नतीजा क्या निकला कि उससे जमहूरियत मजीद कमजोर हुई और वो इदारा जाती जो एक इम्बैलेंस था उसमें मजीद इजाफा हुआ। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जमहूरियत, हो सकता है कल पीपल्स पार्टी किसी और नुक्ते के ऊपर बैकवर्ड होकर अपनी कोई और चीज मनवा ले, जिस तरह आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मनवा ली। बिल्कुल सर, दुरुस्त कह रहे हैं। इम्तियाज फराज साहब, PTI की जार के रहनुमा सेनेटर सैफुल अब्रो ने भी 27वें आईनी तरमीम के लिए वोट दिया है और सर वोट देने के बाद उन्होंने सेनेट से वो मुस्ताफ़ी भी हो गए हैं, तो क्या समझ रहे हैं अब इस इस्तीफे के बाद वोट पर असर पड़ सकता है? सर नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा कोई असर नहीं पड़ता, ना ऐसी कोई रिवायत है। उन्होंने भी फिर एक जबरी इस्तीफ़ा कह लें जी, खामखा उन्होंने ऐलान भी कर दिया। इस पर मेरे ख्याल तबसरा हम ना ही करें तो बेहतर है कि उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक साबित करने की भी कोशिश की, उसूल पसंद साबित करने की भी कोशिश की और सारी शिकायतें भी की, PTI वालों की शिकायत की उन्होंने, तो एहतजाज देते। ये भी तो कहा है कि फील्ड मार्शल की वजह से वोट देने आया। देखिए, फील्ड मार्शल ही की वजह से सब वोट दे रहे हैं और भी दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं। ये तो उन्होंने अपने एक डिफेंस शील्ड सामने खड़ी कर ली ना। अब भाई देते हैं, उन्होंने कहा कि जी उनके 10 फैमिली मेंबर को गायब किया, उठा लिया गया, PTI का कोई मेंबर नहीं बोला, तो देते PTI के खिलाफ एहतजाजन के जी मैं PTI के रवैये के खिलाफ इस्तीफा दे रहा हूँ। ये अजीब मुबहम सी बात है। सैफुल्लाह भुट्टो साहब जब सेनेटर बने थे, जब भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, ये उनका अपना राइट है जो भी, और चेयरमैन सेनेट ने भी कहा कि हम उन्हें मुंतखब करा देंगे, क्योंकि उनकी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से मुलाकातें भी थोड़े अरसे पहले रही हैं। ये उनका राइट है सारी चीज़ें। और देखें, ये आबिद अब्बासी भाई ने बहुत सारी बातें बिल्कुल रियल स्टाइल में कही है। हम सिर्फ सियासतदान का कान पकड़ते हैं, सियासतदान का गिरेबान पकड़ते हैं। हम किसी चीफ जस्टिस को पकड़ने को तैयार नहीं होते कि इरशाद, वो जो जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई, आज जो बात करते हैं ना, ये आईनी अदालत की वजह से बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए गए, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी नहीं रही। तो भाई, जब सुप्रीम कोर्ट पावर में थी, परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसको जस्टिफाई किया बल्कि आईनी तरमीम की इजाज़त दे दी, उसको मजीद मौका दे दिया। तो ऐसे जब जहाँ पे एक मोनोपोली होने लगे तो वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना पड़ता है। और ये सियासतदानों ही की ताकत है, सियासतदानों ही का विजन है कि जो मुल्क को आइन और डेमोक्रेटिक इस पे रखने के लिए कुर्बानी भी देते हैं, जद्दोजहद भी करते हैं और इल्ज़ाम भी सहते हैं, गालियां भी सुनते हैं, अवाम में जाते भी हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ सदर की बात क्यों करते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं अकाउंटेबल होना चाहिए। पॉलिटिशियन हर इलेक्शन में जाता है, अवाम की अदालत में पेश होता है, और अवाम से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, कोई किसी किस्म की अदालत नहीं होती। हाँ, अगर वो कोई इस तरह का इखलाकी जुर्म हो तब उनके मामले में आना चाहिए। सियासतदानों को इस्तिस्ना क्यों नहीं मिले? बिल्कुल सही कहा, अयूब खान, जियाउल हक, याहिया खान, परवेज मुशर्रफ और भी दूसरे लोग हैं। क्या हो गया? बाजवा साहब के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं। अब एक चीज शामिल कर दी गई है ताकि एक टेंस खत्म हो, एक मामला सही डगर के ऊपर चले।
सारे मामलात को लेके चले कि जी सदर को इस्तिस्ना मिल गया, सदर को इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं तमाम पॉलिटिशियन को इस्तिस्ना होना चाहिए, क्योंकि ये हर इलेक्शन में खड़े होते हैं, सारे इल्जामात इनके ऊपर लगते हैं। लेना मैं बड़े बड़े फतवे देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि जनाब फला ने ये कह दिया, फला ने, और भाई जो ताकतवर हल्के उनके लिए भी तो कोई बात किया करे ना। इफ्तिखार चौधरी के लिए कोई बात नहीं करता, इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार साहब के लिए नहीं बात करता कोई कि जनाब आगे क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ था कि चीफ जस्टिस किसी मुलजिम को कहे गुड टू सी यू, आप सुप्रीम कोर्ट के मेहमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उन्हें किसी कस्टडी के बजाय पुलिस रेस्ट हाउस के अंदर भेजा जाए जबकि अंडर ट्रायल कोई हो, और फिर उसी दिन ये 9 मई का दूसरे दिन वाकया हो जाए तो कोई पूछेगा किसी से? तो जब ये मैं कहता हूं आज का दिन भले हमें क्रिटिसाइज करे कोई, सियासतदानों की बालादस्ती का दिन है, सियासतदानों के विजन का दिन है कि वो उन्होंने एक मर्तबा फिर 26वीं आइन में, जैसे उन्होंने 18वीं तरमीम में, जैसे 26वीं तरमीम में, जैसे 13वीं तरमीम के अंदर किया। और सवेरा ये रिकॉर्ड की बात है, इसी तरह होती है 13वीं तरमीम में, मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी, उसके सरबराह मखदूम अमीन फ़हीम होते थे, वो भी पूरी की पूरी मुत्तफ़िका मंजूर हुई है। उसमें मखदूम अमीन फ़हीम बाइकआउट करके बाहर आ गए थे, अंदर जो है ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के दौर में वो पूरी की पूरी जो अमेंडमेंट थी मंजूर हो गई थी। हम क्रिटिसाइज हम सिर्फ सियासतदानों ही को तो करते हैं ना, बाकी किसको हम करते हैं? किसी ब्यूरोक्रेट को हम करते हैं कोई? किसी हमने जर्नल के हवाले से बात करते हैं कोई? हम उसको बार बार कहते हैं कोई? हम किसी जस्टिस के हवाले से कहते हैं? तमाम हमारी हिस्ट्री बन रही है, लेकिन हम सिर्फ सियासतदान का गिरबान पकड़ते। आज फिर 73 के आइन ने, शहीद भुट्टो के दिए आइन ने साबित कर दिया कि सुप्रीम अगर कोई है तो पार्लियामेंट है, और सुप्रीम अगर कोई विजन रखने वाला है तो सियासतदान है। हर एक को उसकी जरूरत है, कोई भी इदारा हो, कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिस हो, उसको इन्हीं सियासतदानों की जरूरत है, इसी पार्लियामेंट की जरूरत है, सियासतदानों की जरूरत है और इन्हीं पार्लियामेंट की जरूरत है। ठीक है इम्तियाज साहब, सवाल अब ये है कि 26वीं आईनी पर भी अपोजिशन का यही शिकवा था, 27वीं आईनी तरमीम पर भी अपोजिशन का यही शिकवा है, हुकूमत की जानिब से क्यों मुशावरत नहीं की जाती सर अपोजिशन से? मुशावरत हुई है ना, बात हुई है तो... पहले भी हमने देखें, जब आप मैसेज देते हैं ये एक पॉलिटिक्स का मिसाल के तौर पे आज आपने देखा सेनेट कौमी असम्बली में देखा ना आपने, सेनेट में भी आए थे, कौमी असम्बली में भी बैठे हुए थे सारे, एक बहस हो रही थी, बात हो रही थी, आप सिर्फ नारे लगा उस वही बात कर लें। अगर आपकी कोई बात नहीं हुई तो आप वहां पे खड़े होकर मशवरे दे दें, सलाह दे दें कि जनाब ये इसके अंदर ये तरमीम होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आप ये असद कैसर साहब आज बैठे हुए थे, असद कैसर साहब की जब स्पीकरशिप थी तो क्या आपने कभी देखा था इतनी बात करने दी जाती थी? वो तो बोलते थे माइक बंद करो, एक्सपंज कर दो, माइक बंद करो, एक्सपंज कर दो, वो तो ये क्या करते थे। आज तो फिर भी कम से कम उनके लोगों को बोलने का मौका दिया सारा। और देखें एक और बात होती है, लोग बोल रहे ना कि जी इस्तिस्ना दे दिया और इस तरह हो गया, ये सारे मामलात हो गए। हमारे यहाँ तो आरिफ अलवी साहब के खिलाफ भी हाई ट्रेजन का केस बनता है कि एक नो कॉन्फिडेंस मूव हुई हुई थी, उस प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया, उन्होंने उठा के असम्बली भी तोड़ दी। उस प्राइम मिनिस्टर पे भी हाई ट्रेजन का केस बनता है, उस प्रेसिडेंट पे भी बनता है और उस डिप्टी स्पीकर पे भी। स्पीकर का मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि असद कैसर साहब ने वो मना कर दिया था उसको प्रिजाइड करने के लिए, तो डिप्टी स्पीकर ने किया था, तो कोई इस पे बात नहीं करता कि जनाब इस पे इतनी बड़ी वायलेशन हुई आइन की तो उसके ऊपर कोई काम किया जाए। जब मैं और आप गुफ्तगू करते हैं तो कहा जाता है ये फलां के पैरोल पर है, ये फलां के पैरोल पर है। भाई गुफ्तगू की जानी चाहिए। आप इसलिए कहते हैं उस वक्त भी आपको मशाहिद हुसैन साहब, मशाहिदुल्लाह खान, उनकी स्पीच मौजूद है रिकॉर्ड पर, वो कहते थे मत ऐसा करो कि कल को तुम रो जब भी हम आंसू पोंछने आएंगे। तो ये बातें समझनी चाहिए। तो आज मैं समझता हूं जो 27वीं तरमीम के हवाले से तनकीद की जा सकती है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन पार्लियामेंट की सुपरमेसी और सियासतदानों की सुपरमेसी फिर एक दफा प्रूव हुई है। आबिद अब्बासी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, जुल्फिकार भाई ने भी इसी को मेंशन किया कि जनाब जो एक है आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको मामलात। अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी इस्तिस्ना हासिल है। क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसके खिलाफ केस नहीं हुआ था, इसके खिलाफ क्या फैसला नहीं आया? जब ये जिस दिन मुंतखब हुए उसी दिन इनके खिलाफ फैसला था, तो क्या हुआ? उन्हें भी इस्तिस्ना। सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई है कि ताहयात वाली बात आ गई है कि जनाब उनको वरना एज प्रेसिडेंट इस्तिस्ना होता है। और ये सारी चीजें हैं कि जब वो ऑफिस होल्ड करते हैं तो पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है,
पूरी दुनिया में जो इतना इस तरह के ऑफिस होल्ड किए जाते हैं वहाँ पे इस्तिस्ना होता है टिल अब ये है कि ता हयात वाली एक बात आगे आ गई है कि जनाब उसको लेके चले। अब ये बात फैसल वाउडा के हवाले से भी आबिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। भाई एक वो बात कर रहे हैं, हम मीडिया वाले चलाते हैं ना कि ये सारी बातें आबिद भाई भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, जुल्फकार राज साहब तो पता नहीं जब हम पिछले प्रोग्राम करते थे जब भी ये बात होती थी कि जनाब ऐसे तरमीम होगी तो ये होगा, इस तरह से आएगा। हमेशा सारी की सारी 26 तरमीम में भी इस तरह हुई है, 27वीं तरमीम भी इस तरह से हुई। तो लेकिन जो इदारे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो इदारों को वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ना, फैसल वाउडा जैसे आज मिठाई लेकर आ गए, उन्होंने ये यानी अपनी बात कराने की कोशिश की। उन्होंने इदारों को जिन उनकी वाबस्तगी जिन इदारों के हवाले से कही जाती है उनके हवाले से वो गलतफहमी पैदा करते हैं। लोग बोलते देखा वो तो वाउडा साहब ये, तो मैं समझता हूँ वो हमारे जो ऊपर ऑफिस में बैठे हैं, हमारे दोस्त भी जो बैठे हैं या हमारे इदारे के जो बहुत जिम्मेदारान हैं, कम से कम इनको कहें कि एक जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें, इस तरह ना किया करें। ये तो मैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपकी इतने ज्यादा जाहिर है कि हम कोई ऑफिस नहीं रखते, हम सिर्फ एक तज्जियाकार का ऑफिस रखते हैं, अपना न्यूज़ वन का ऑफिस रखते हैं, तो हम इसलिए इस लिमिट के अंदर बात करते हैं। अगर हम भी कोई ऊपर हो जाए और हम सीधा निकल के आ जाए तो ये सब होता है। लेकिन सियासतदानों ने फिर एक मरतबा साबित किया है, मैं पीटीआई के सियासतदानों को भी कहूंगा, पीटीआई के अरकान ने भी साबित किया कि वो पॉलिटिशियन है। ठीक है वो एकी पेकी करते हैं, बहुत सारी बचकाना बातें होती है, ट्रेंड नहीं हुए, लेकिन उसमें आप देखें असद कैसर को देखें, आप उनके गौहर साहब को देखें, जो उनके अंदर पॉलिटिशियन बैठे उन्होंने बड़े तरीके से पॉलिटिक्स की। सैफुल्लाह अबड़ों ने आज बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की कि उन्होंने हिमायत भी कर दी और वो बगैर इस्तीफा भी दे दिया कि आगे चलेगा। उन्होंने अलीहदगी भी, उन्हें पता था, जैसे अब खबरें आ रही हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है पीटीआई का उससे उन्हें निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया भाई, आप रहने देते, उसकी बात भी सुन लेते, आगे भी करते। उसने तो शिकवा आपके लिए किया है कि पीटीआई ने उनके फैमिली के साथ ज्यादती हुई 26वीं तरमीम में, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने भी एक अच्छी पॉलिटिक्स की कि बात रिकॉर्ड पर भी ले आए और उन्हें पता था कि बाद में पीटीआई शेर अफजल मरवत की तरह उनके साथ हशर करेगी, तो इससे पहले रिजाइन भी कर दो। तो ये पॉलिटिशियन का दिमाग है सवेरा, ये बिल्कुल है। और अच्छे उन्होंने कार्ड खेलते हैं। एक मरतबा फिर डेमोक्रेसी जो कि इधर उधर जा रही थी, नवंबर के गिर्द घूमने लगी थी, उन्होंने खूबसूरती के साथ इसको निकाला। मैं जो देख रहा हूं, मैं बार बार अपने ही इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, अगेन मैं कहता हूं कि 28वीं तरमीम तो आएगी या जो भी है, जाहिर है 27 के बाद 28, लेकिन मैं मिड टर्म इंतखाबात देख रहा हूं। इस पूरी तरमीम के पीछे अगर कोई सॉलिड कोई खड़ा हुआ था तो नवाज शरीफ साहब थे, उन्हीं की बहुत सारी चीजें इसके अंदर एडवाइजरी भी हो रही है। वरना फील्ड मार्शल साहब को लेकर मुख्तलिफ अफवाहें उड़ाई जाने लगी थी। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि जो जाती उम्रा में जो मीटिंग हुई अगर आएगी तो आए, लेकिन जो सॉलिड खड़े हुए थे वो नवाज शरीफ जी इंतखाबात की तरफ मामला जा रहे हैं। और मुझे नजर आ रहा है कि 2026 के अदाइल में ही इसका मामला हो सकता है और मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, ताकि मैंडेट को फिर एक मरतबा ट्रांसपेरेंट और मुस्तहकम किया जाए। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का और 27वीं आईनी तरमीम पर बात कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इजलास शुरू हुआ तो अरकान ने इस तरमीम के बारे में अपनी आरा का इजहार किया। बाद में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम बिल की तहरीक पेश की तो अपोजिशन अरकान भड़क उठे और उन्होंने चेयरमैन की डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया, शोर शराबा किया गया और मुजव्विज़ा बिल की कॉपियाँ भी फाड़ दी गईं। Now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. इस सारे मामले का एक दिलचस्प पहलू ये है कि सेनेटर फैसल को
तरमीम की मंजूरी का इतना यकीन था कि वो मंजूरी से पहले ही पार्लियामेंट हाउस में मिठाई बांटने लगे। कहा अब इस तरमीम में दमखम नहीं रहा। उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने मौकिफ को दोहराया कि अब 28वीं तरमीम की तैयारी की जाए। आपको ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले सेनेटर अली जफर ने यह दावा किया था कि तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। उनका ये कहना था कि फर्द वाहिद को इस्तिस्ना किसी सूरत कबूल नहीं है। जबकि तरमीम की मंजूरी से पहले तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास भी इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत महमूद अचकज़ई ने की। इजलास के जारी एलामिये में 27वीं आइनी तरमीम को आइन के रूह के मुनाफी करार दिया गया था। अपोजिशन के एलामिये में इस तरमीम को गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर मौसर भी करार दिया गया है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी आइनी तरमीम की मंजूरी से पहले लाड़काना में तकरीब से खिताब में हुकूमत पर हल्के फुल्के अंदाज में तनकीद की। कहा IMF से मुआहिदों को सूबाई हुकूमतों के हाथ बांधने के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने 1973 के आइन में बाज़ खामियों का जिक्र किया और पैगाम दिया कि इन खामियों को पीपल्स पार्टी ने दूर कर दिया। पहले आपको उनकी राय सुनवाते हैं। हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर। मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आइन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी। लाड़कानों का वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, फांसी का सजा सुनाया गया। बात को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जुल्फ़िकार साहब की जानिब रुख करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, सेनेटर अली जफर की जानिब से दावा किया गया था कि तरमीम की मंजूरी नहीं होने देंगे, लेकिन सर सेनेट से अब मंजूर हो गई है तरमीम, तो अब आप अपोजिशन की जानिब से, खासतौर पर PTI की जानिब से अगला क्या लाहे अमल देख रहे हैं? देखिए जी, फैसल वाडा साहब तो ये इल्जाम भी लगा रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि PTI ऑन बोर्ड थी और PTI के साथ यही तय था कि वो बाइकआउट कर जाएंगे, मुखालफत में वोट नहीं देंगे, बस रौला डालेंगे जैसे उन्होंने डाला और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। अगर हम आज तक असम्बली के इजलासों में और इस तरह की तरमीम की मंजूरी का प्रोसेस देखते हैं माजी के अंदर, तो उसमें ऐसे ही होता है कि जब भी इजलास होता है तो उससे पहले एक पूरी मीटिंग होती है, प्लान होता है, एजेंडा फाइनल किया जाता है और पूरा प्लान करके हुकूमती पार्टी जो है वो एक कमेटी बनाती है जो सारी चीजों को गो एड देती है और उसके बाद ही इजलास बुलाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये पहले से चीजें डिसाइडेड थी, इसीलिए फैसल वाडा साहब इतने यकीन से ये बात कह रहे थे। और वैसे 27वीं तरमीम की मंजूरी के मामले में तो कोई वहाम था ही नहीं, सबको पता था कि वो मंजूर होगी। उसमें बार्गेनिंग की बात थी कि क्या उसमें से निकाला जाएगा और क्या रखा जाएगा। तो उसमें आपको याद है कि NFC का मामला था जिसपे हमारा ख्याल था कि पीपल्स पार्टी, जैसे अब्बासी साहब ने भी इसमें दो टोक तरीके से कहा कि पीपल्स पार्टी उसमें स्टैंड लेगी और पीपल्स पार्टी की सियासत का बिल्कुल ही उस पर स्टेक्स इस तरह से थे कि वो अपने आप को समझते हैं कि 18वीं तरमीम के वो न सिर्फ मौजूद है, उसका सिर्फ NFC से ताल्लुक नहीं था, उससे सूबों की इकोनॉमी से भी ताल्लुक था। तो पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट लेती रही है इस लेजिस्लेशन का, तो उस पर उन्होंने स्टैंड लिया। एक दो और पॉइंट्स है उस पर भी स्टैंड लिया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अमल वली साहब के जो तजवीज थी उसको एड्रेस नहीं किया गया, MKM की कुछ चीजों को इस पर एड्रेस नहीं किया गया। तो ये बेसिकली कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी का एक खूबसूरत इंतजार लगता है और जिस तरह से चीजें की गई हैं, लेकिन मामला फिर वही है कि जो चीजें इसमें रह गई हैं वो 28वीं तरमीम में एड्रेस हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे सूबों के और यूनिट्स बनने ही बनने हैं और इंतजामी बुनियादों पे बनने हैं, ये डिसाइडेड है टॉप लेवल पे। इस पे कोई हाँ करे ना करे उस पर भी फिर बार्गेनिंग होगी। इसी तरह कुछ और चीजें हैं जो आने वाले वक्त में एड्रेस होंगी और इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। बाकी रहेगी PTI का इशू। PTI मेरे ख्याल में ट्रेन एक बार फिर मिस कर गई है और PTI को इस मौके का फायदा उठाते हुए कोई बार्गेन करके अपने लिए स्पेस लेना चाहिए थी। सियासत में ऐसे ही होता है कि दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासत में दरवाजे खुले रखे जाते हैं और बार्गेनिंग की जाती है और इसी तरह गिव एंड टेक का मामला करके अपने लिए स्पेस पैदा की जाती है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि
मरियम साहब या नवाज शरीफ साहब को CSS करके चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं लगे, कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं पास करके आए। उन्होंने बेसिकली अक्लमंदी का सबूत दिया। PTI ने एक स्पेस छोड़ी, उन्होंने वो स्पेस ली और वो आज चीफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है और साहब जेल के अंदर है। तो अभी भी अगर PTI रियलाइज नहीं करती, सूरत हाल को नहीं समझती, आने वाले पाकिस्तान को अगर वो नहीं देख रही, इस अमेंडमेंट के बाद वो सियासत में बार्गेनिंग होती है और गिव एंड टेक का मामला ऐसे ही चलता रहता है। सर PTI ने तो सवाल उठा दिया है, वो कह रही है कि बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट बेसिकली पीपल्स पार्टी की फेस सेविंग है। सर देखिए, इस तरह की बहुत सारी वो बातें करेंगे, लेकिन ये बातें मैटर नहीं करती। वो तो बहुत सारी बातें कहते हैं कि जी देखें शहबाज शरीफ साहब फलां हैं, शहबाज शरीफ साहब अर्दली हैं, शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या क्या उनको अलकाबाज से नवाजते हैं पूरे सोशल मीडिया में। लेकिन फैक्ट क्या है, आज के दिन तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान जेल में है, ये हकीकत है। तो ग्राउंड रियलिटीज को आप बदल तो नहीं सकते इस तरह के ट्वीट से, इस तरह के नारों से, इस तरह की जज्बाती बातों से। तो हमें ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। मैंने खान साहब को एक दफा मेरी मुलाकात थी कुछ लोगों की, तो इमरान खान साहब को मैंने कहा कि खान साहब कोई बंदा दुनिया से चला जाए, मर जाए, तो उसके जनाजे में 3 करोड़ बंदा आ जाए तो क्या वो जिंदा हो सकता है? कहते क्या मतलब? मैंने कहा सर वो दुनिया से जा चुका होता है। तो पहले सबसे जरूरी बात ये होती है कि रेलेवेंट रहना, ग्राउंड रियलिटी को समझना, बाकी चीजें बाद में होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि PTI चीजों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही जिस तरह हमेशा से पीपल्स पार्टी या नून लीग बार्गेन करके अपने लिए स्पेस पैदा कर लेती है। और इस दफा भी उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उनको पता था कि मकतदरा ने हर सूरत में ये 27वीं तरमीम पास करनी है, और सियासतदान ये सारी चीजों को समझ रहे थे। जो सियासतदान थे, जो नहीं समझ सके वो नहीं समझ सके। PTI आज भी जिद्दी बच्चे वाला उनका एक रोल रहा है सारे मामले में। तो मेरा ख्याल है वो ट्रेन मिस कर गया। आज की जो स्पेस उनको मिल सकती थी, वो अच्छा बिहेव करते चीजों में, तो मेरा ख्याल है कि इस पे उनके लिए बेहतरी हो सकती थी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी को हमें समझना चाहिए। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब आपकी जानिब रुख करती है। सर वही सवाल कि बैरिस्टर अली जफर की जानिब से बड़ा दावा किया गया था कि 27वीं तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। सर सेनेट में मंजूर हो गई है तरमीम, क्या समझती हैं अब आगे का लाहे अमल क्या देख रहे हैं आप अपोजिशन का, खास तौर पर PTI का? सर वही अब उनका रोल देखेंगे जो हम 2011 से देखते आ रहे हैं, प्लेइंग टू द गैलरीज, लोगों को जो है ना वो सड़कों पे लाने की कोशिश करनी। अब तो खैर वो भी उनमें सख्त नहीं रही। फिर वो शायद कोर्ट में चले जाएं, वहां पे कुछ जो है ना गुड टू सी वाले कुछ थोड़े बहुत जजेस बचे हैं, प्रॉब्ली वहां पे वो उसको लेके जाएं। तो लेकिन ये है कि वो ये बात इस हद तक दुरुस्त है, जिस तरह जुल्फकार राहत साहब की बात से मैं पार्शली एग्री करूंगा बसद एहतराम, कि जो आइन में तरमीम हुई, मुक्तदरा ने देखें 2010 में एक तरमीम हुई थी जिसमें आइन के 92+ आर्टिकल्स को जो है वो अमेंड किया गया था, और उसमें जो सूबाई खुद मुख्तारी थी और बहुत सारी ऐसी शिकें थी जो मुक्तदरा को पसंद नहीं थी उस वक्त। और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बड़ी फ्रेजाइल थी। देखें जो जमहूरी लोग होते हैं ना, उनके पास ताकत बंदूक की नहीं होती, उनके पास ताकत जो है ना वो मटेरियल नहीं होती, उनके पास विजडम की ताकत होती है, उनके पास अवामी जो है सपोर्ट की ताकत होती है। और अगर वो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने पहले 73 का आइन बनाया और आज तक आइन को प्रो अवाम बनाने में जो बुनियादी किरदार है वो पीपल्स पार्टी ने अदा किया। हाँ, ये बात जरूर है कि वो लोग जो जब पहली दफा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 1977 में टोपल हुआ, उसको अबायंस में रखा जनरल ज़ियाउल हक ने, तो आज के बहुत बड़े बड़े जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी या तो उनके वालिदैन थे, उनकी पहली जनरेशन थी, या उनकी पार्टियां थी जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का साथ दिया था। इसी तरह जब जनरल मुशर्रफ ने आके आइन को उठाया और उसको अबायंस में रखा और फिर उसमें मनचाही तरमीमात की, तो हमारी ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की तारीख की कि उसमें हमारी जुडिशरी ने भी उसका साथ दिया। इवन के बार और बेंच दोनों साइडों से उस डिक्टेटर को सपोर्ट मिली। और फिर इसी तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, लेकिन जो ड्रामे आज PTI कर रही है कि वो जी हम नहीं पास होने देंगे और एक सिंगल वोट, भाई आप वहां खड़े होकर वोट करें, कम से कम आइन की उस प्रोसेसिंग में ये लिखा तो जाए कि आपने उस आइन के खिलाफ आप जिन ड्रामों का जिक्र कर रहे हैं, राजा परवेज अशरफ ने कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो ड्रामे पीपल्स पार्टी कर रही है वो खत्म हो गए हैं और अब उनका बंदोबस्त हो जाएगा। सर PTI जो ड्रामे कर रही है, जी सर, PTI
आज ये देखिए ना, एक हद होती है, जमहूरियत में फाशिज्म नहीं चल सकता। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई, जिन लोगों ने वो दौर देखा है, मेरा उस दौर के ऊपर पीएचडी का थीसिस है, कि जिन लोगों ने उस दौर को देखा कि किस तरह जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और वो कितना पॉपुलर था, उसने पाकिस्तान का आइन बनाया था, उसने चीन के साथ रिलेशन बना के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रख के दी थी। आप एक गोली के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, आपके पास तोप में गोला नहीं है, तो आप वो गोला अमेरिका तब आपको देगा जब अमेरिका की मर्जी के मुताबिक वो गोला चलेगा। जिस तरह आजकल हमारे पास F-16 है, वो हम चला नहीं सकते इंडिया के खिलाफ। तो उस जुल्फकार अली भुट्टो ने आपको चीन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके सेल्फ रिलायंस की मंजिल दी थी। उस जुल्फकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स करके बेजमीन जो है वो लोगों को जमीनें दी थी। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी थी। अब वो जो जुबान दी थी पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात को कि ड्राइंग रूमों के ओताकों में बैठकर जो फैसले होते थे वो बाहर आए, उस भुट्टो को जब फांसी दी गई तो आप देखिए कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाशिज्म को हाथ में नहीं लिया। उन्होंने जो तहरीक चलाई वो पुरअमन तहरीक थी, उसमें हड़तालें होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उन्होंने GHQ पे कभी हमले नहीं किए। और इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लाश कोई मामूली लाश नहीं थी, वो दुनिया की चंद बड़े लीडरों में उनका शुमार होता था, वो एक ग्लोबल शख्सियत थी। वो रोड के ऊपर एक जो है ना बेयारो मददगार मार दी गई गोली से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। अगर वहां सिंध के अंदर कोई इस तरह की जो डाइवर्जेंट वॉइसेस आ भी रही थी, तो आज के जो आपके प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान खपे, वहां पे ये आवाज चलती थी पाकिस्तान न खपे। तो ये फाशिज्म जो, या फिर आप चेगवेरा की तरह, माओजेतोंग की तरह या लेनिन की तरह या और किसी तरह रेवोल्यूशनरी हैं और आप इनकलाब लेके आए, तो इनकलाब के नताज दो निकलते हैं, या इनकलाबी कुव्वतें कामयाब हो जाती हैं और वो अपना एजेंडा मुल्क में नाफज करती हैं, नाकाम हो जाती हैं तो उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती हैं। पूरे तारीख का ये सबक है। तो ये इनके साथ तो फिर भी आज की जमहूरियत मैं एक जुमला मुझे बोलने दें कि जिस तरह आसम मुनीर की अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो इनकलाब खान साहब ने एक इनकलाब लेके वो पिंडी आए थे और उनको फैज हमीद ने ये कहा था कि अंदर से मैं बगावत करवाऊंगा, बाहर से तुम इतने लोग इकट्ठे करो। तो वो इनकलाब नाकाम हो गया। तो जब इनकलाब नाकाम होते हैं तो या आपको तख्त होता है या तख्ता होता है, ये इनकलाब की पूरी तारीख है। तो उनके साथ तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। उनको सिविल वो उधर अदलिया में क्या उसे कहते हैं, जेल के अंदर उनको देसी मुर्गे देसी घी में भून के दिए जा रहे हैं, उनको एक्सरसाइज मशीनें दिए जा रहे हैं, उनको ट्वीट की सहूलत है, वो अपनी पार्टी के इजलास तक करते हैं, वहां पे इंस्ट्रक्शंस देते। किस लीडर को ये सहूलतें मिली हैं पाकिस्तान की तारीख में? आसिफ जरदारी जब जेल में था तो वो अपनी पार्टी के लीडरों को इंस्ट्रक्शन दे सकता था। नवाज शरीफ जब जेल में था, पहले आप देखें ना, एक बात को समझे कि ट्वीट तक की सहूलत मैसर है उनको वहां पे बैठे हुए। तो वो और ये उस जमहूरियत की देन है। आज जो लूली लंगड़ी कमजोर जमहूरियत है पाकिस्तान में, और जो किसी हद तक मीडिया है और जो ऑब्वियसली सोशल मीडिया का भी उसमें रोल है, तो ये उसके तो फैल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इनकलाब इस तरह से नहीं आते। इनकलाब के लिए आपको जमातें तैयार करनी पड़ती हैं, आपके नजरिए होते हैं, आपके एजेंडे होते हैं जो अवाम उन्नास की रूह के मुताबिक होते हैं, उनकी जरूरियात की रूह के मुताबिक होते हैं। तो अवाम उन्नास उसके साथ खड़े होते हैं। तो पार्टी शार्टी आपकी अब तक ठीक है कि जनरल बाजवा भी ठीक है, जनरल फैज भी ठीक है, उनके साथ मिलकर RTS बिठा के हम हुकूमत में भी आ जाएंगे और फिर बाद में हम बहुत सो काल जमहूरी भी हो जाएंगे और हम ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते कि तहरीक भी हम चलाएंगे। तो ये दोनों चीजें नहीं बिल्कुल सर, पीपल्स पार्टी ने पुरअमन तहरीक चलाई, आप कह रहे हैं उन्होंने GHQ पर हमला नहीं किया, और जो इमरान खान बानी चेयरमैन पीठ से इनकलाब लाया गया था वो नाकाम हुआ। जो जेल के अंदर अब उनको देसी मुर्गे भी दिए जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे, इम्तियाज़ फरहान साहब, डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब और जुल्फ़िकार राहा साहब। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए प्रोग्राम से सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।